हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले शेर शेरनियों अब थोड़ा जाग जाइएगा, बहुत टाइम होगा सोते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। कमेंट में बच्चों ने बहुत डाला था कि सर क्लास 10th यूपी बोर्ड की क्लास आप लोग प्लीज डालिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि इस एक क्लास के अंदर क्लास रहेगी, लास्ट 30 मिनट से कम की रहेगी। 25 से 30 मिनट के आसपास की क्लास होगी। इसमें क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का सारा सिलेबस आप लोगों के पास तक पहुंचा दूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। कोई भी डाउट रहे कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा। और एक बात और सुनो, बाय द वे कोई टॉपिक यदि रह जाता है तो मैं एक क्लास छोटी सी लेकर आपके सामने और आ जाऊंगा। 30 मिनट से कम की यदि क्लास ही होती है तो कोशिश ये करूंगा कि छोटी सी क्लास लेके आपके सामने और आ जाऊंगा। अभी जो मैंने पीडीएफ बनाई है बेटा, ये वो पीडीएफ बनाई है जिसकी उम्मीद है क्वेश्चन ऐसी कैसी एग्जैक्ट बोर्ड में रखा मिलेगा क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कल तो स्टार्ट चलिएगा। चैप्टर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या लिखा हुआ है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, आइएगा बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखते हैं। कर दो स्टार्ट प्यारे बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बतानी है। क्या होती है परिभाषा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे। परिभाषा है वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, जैसे समझो, यानी कि हमने C+O2 को मिला के क्या बना दिया बेटा, CO2 का निर्माण कर दिया। C+O2 को मिला के किसका निर्माण कर दिया बेटा, CO2 का। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? एक बार सब बच्चे कमेंट में बता दो बेटा, क्लियर ओके आ जाइएगा। जैसे ये यानी कि C+O2 को मिला के क्या बना दिया हमने, CO2। मेरे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है बेटा। ओके, स्टार्टिंग में जो लेते हैं इनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। और बाद में जो बनता है इसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद, यानी कि ये होता है प्रोडक्ट। क्लियर है? यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्लियर होगा। एग्जाम्पल में जैसे में इसे आप लोग दे देंगे। क्लियर है? नोटबुक ओपन रख के, ओपन करके सामने बैठे लिखते रहे हैंड टू हैंड। ओके प्यारे बच्चों, मेरी स्पीड तेज हो तो आप लोग सेटिंग में जाके वहां स्लो कर लीजिएगा, स्लो रखे तो फास्ट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलते हैं। आज 10th वालों के लिए हम बवाल करने आए हैं। अगले क्वेश्चन को समझो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो। अगले क्वेश्चन में कहा है प्यारे प्यारे बच्चों, आ जा भाई मार्कर, आ गया। अगले क्वेश्चन में कहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती हैं परिभाषित करना है, परिभाषा दीजिए। बोर्ड में क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखा आपको मिलेगा। ओके आइएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, पहले शुद्ध भाषा में आप लोगों को बता देते हैं, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बेटा। समझा दूं आप लोगों को, देखो मैं सपोथेटिक बैलेंस हूं, एक वेट हूं। ओके, तराजू हूं मैं, यानी कि एक पार्ट ये एक पार्ट ये रहा, समझने की कोशिश करना। ओके, दोनों साइड में सेम वेट आ गया। अब मैं क्या हूं बेटा, समझो, पहले मेरा मार्कर लगा दूं। मैं एक तराजू हूं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये हो गया। ओके, इधर तो वजन रखा हुआ, इधर पदार्थ रखा हुआ, दोनों यदि बराबर है तो संतुलित है। इधर इधर 2 किलो का वेट है, उधर 2 किलो कोई पदार्थ है, तो बराबर संतुलित। और यदि इधर 2 किलो का वेट है, इधर 5 किलो की सब्जी कर दी तो वेट ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा असंतुलित। क्या हो जाएगा, असंतुलित। जब बेटा अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तो उसे संतुलित कहा जाता है। पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। आइएगा तो कैसे, जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और, दोनों का मतलब अभिकारक उत्पाद, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है या समान हो,
उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल बताएं बेटा, एग्जाम्पल जैसे में देखिएगा आप लोग, मैं एग्जाम्पल कहाँ लिख रहा हूँ, जैसे में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना। संतुलित कैसे होगा समझो मेरे प्यारे बच्चों, हमने H2 को मिलाया इसके साथ Cl2 के साथ, दोनों के मिला के क्या बन गया बेटा, HCl बन गया। यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने अभी बताया था अभिकारक होता है, बाद वाला पार्ट जो होता है ये उत्पाद होता है। दोनों साइड में चेक करो परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है, यदि समान है तो संतुलित, और समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर वो असंतुलित कैसे करेंगे, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, निकाल लगाए आप लोग। यहाँ पे H कितने हैं, 2 अभिकारक में, उत्पाद में H कितने हैं बेटा, 1, और ये तो यही गलत होगी। Cl कितने यहाँ पे, 2, आगे Cl कितना, 1, यानी कि ये असंतुलित है, संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित होगी समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा बेटा। यहाँ पे कितने H हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने H हैं सर, 1 हैं। 2 कैसे करेंगे, आइए समझ जाते हैं। स्टार्टिंग में नंबर लगा दो, जो स्टार्टिंग की संख्या होती है उसकी गुणा, उसकी मल्टीप्लाई अंदर सभी परमाणुओं में होती है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे H कितने हैं, 2, अब Cl कितने हो गए, तो अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित। कैसी होगी बेटा, संतुलित। कहने का मतलब जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है संतुलित अभिक्रिया। क्या नाम होता है बेटा, संतुलित अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कर सकते हैं, एग्जाम्पल में इसे आप लोग दे देंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, क्वेश्चन मार्क, समझाते हैं बिल्कुल ध्यान से। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, क्वेश्चन मार्क, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण है एक वर्ड, एक है हमारे पास अपचयन, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे इसमें। देखिएगा, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह क्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसे, आइएगा देखो, हमारे पास Na आ गया, सोडियम, इसने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है। जब Na एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो Na पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस का आवेश आएगा। यानी कि जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में केवल धातुएं भाग लेती हैं, जिसे हम मेटल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की क्षमता होती है। हमें कैसे पता पड़ेगा, समझिएगा। ओके, समझाते हैं आप लोगों को, अभी सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे पास ये वायर है, हमारे पास क्या है, वायर है। अब इसके अंदर जो होती है ना बेटा, ये तो बाहर तो प्लास्टिक की है, इसके अंदर एक मेटल की वायर होती है, धातु की वायर होती है, समझने की कोशिश करना। अब जो है बेटा, अब ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यदि सपोज दैट हम यहाँ से क्या काम करें, बिजली पास करें। लो मैं एक दूसरी वायर ले रहा हूँ बेटा, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। हट जाओ भाई माइक वगैरह, देखो हमारे पास ये आ गया, समझ में आई। ये वायर है, कोई नहीं है तो चलो इससे काम करते हैं। ये वाला पार्ट अंदर मेटल है, इसके इधर भी मेटल होगी, और बीच में जो वायर गया उसमें भी क्या है बेटा, मेटल है। यदि बाय द वे इसके अंदर मेटल जा रही है, मेटल की वायर है, इधर से हम करंट पास करेंगे तो करंट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसकी सहायता से आया, धातु की सहायता से आया, क्योंकि इसके अंदर धातु का तार है और धातुओं में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की क्षमता होती है। क्लियर प्यारे बच्चों, चलें। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। एक अभिक्रिया, एक यानी कि इसकी दूसरी जो एग्जाम्पल है, दूसरी परिभाषा जो है वो और आप लोगों को बताते हैं, समझो। वह अभिक्रिया इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरी यानी कि परिभाषा कौन सी है इसकी, उसको भी समझते हैं बेटा। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, आगे आ जाओ। उसके बाद क्या है हमारे पास, अपचयन क्या होता है।
अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करता है? अधातु। यदि कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उस पर प्लस का आवेश आएगा। एग्जाम्पल देखो ध्यान से इसका। इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे? हमारे पास Cl आ गया, इनने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को इनने अपने पास ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, पास आता है, तो माइनस का चार्ज आएगा। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? एक परिभाषा हो रहा है अपचयन की, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, आके ऐड हो जाते हैं, उन अभिक्रियाओं को भी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया? सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन लाके जोड़ दे, क्या बन जाएगा? ये H2S। हाइड्रोजन का जुड़ जाना भी क्या होता है? अपचयन होता है, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो बेटा एक बार लाइक कर दे प्लीज 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 प्लीज। ओके, कमेंट में बताएं समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। चलिएगा, संचारण क्या है? संचारण क्या है समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल इसको भी। संचरण होता क्या है, किसे कहते हैं? आइएगा आपको बहुत आसान परिभाषा में हम लोग समझाते हैं। हमारे पास एक कोई मेटल की रोड है, धातु की, यानी कि बहुत मोटी रोड है, लोहे की रोड है कोई, उसे आपने छत पर डाल दिया। रोड पर छोड़ो, आपने लोहे की सरिया देखी है? नहीं लेकर आए हमारे घर वाले, और लेकर आने के बाद हमारा घर बनने जा रहा, सपोज दैट, मान लिया हमारा घर बनने जा रहा, और हमारे घर वालों ने क्या काम करा भैया? 1 साल पहले लोहे की सरिया लाकर छत पर डाल दी। नीचे तो हम रहते हैं, सपोज मान लो। अब जब छत पर डाल दी तो छत पर ओस भी है, बारिश भी है, नमी भी है। तो अब आप एक दिन बाद देखेंगे कि यानी कि 5-6 महीने बाद क्या होगा? उस सरिया के ऊपर ब्राउन कलर का, भूरे रंग का जंग लग जाएगा। और किसी धातु पर जंग लगने की क्रिया को संचारण कहते हैं। किसी धातु पर जंग लगने की क्रिया को संचारण कहते हैं। ओके, अब एक फॉर्मूला बनता है बेटा यहाँ से। संचारण का मतलब जंग, संचारण का मतलब जंग। और जंग किस पे लगा रहे हैं पिंटू सर? जंग लगा रहे हैं सर लोहे पर। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? पूछ लिया जाता है कि लोहे के जंग का रासायनिक सूत्र बताओ या रासायनिक सूत्र लिखो। देखो सामने फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये जंग का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? जंग का फॉर्मूला होता है। ये लोहे का जंग कहते हैं। और लोहे पर जंग के लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संचारण। और ये क्रिया कैसे होती है? बहुत ही धीमी धीमी धीमी। ऐसा तो नहीं है कि हमने लोहा यानी कि सरिया हमने छत पर ले जाकर डाला, कल को पूरा का पूरा गल गया। नहीं, आराम आराम से क्रिया होगी, लोहे पे जंग लगेगा, आराम आराम से सिलो सिलो। तो यानी कि क्रिया कैसी होती है? धीमी क्रिया होती है। तो कैसे कैसे होगी परिभाषा समझते हैं। धातुओं का वायु और नमी, वायु का मतलब हवा, नमी का मतलब पानी वगैरह, के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? संचरण कहते हैं। या होने वाली क्रिया को होने वाली क्रिया संचरण कहलाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आगे चलें? मस्त है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त है यहाँ तक। अब आगे आ जाओ। इसके बाद हम आगे हैं चैप्टर नंबर 1 के बाद, क्योंकि चैप्टर के मैंने 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाल रखे हैं बेटा। थोड़ा ये आगे पीछे हो गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा, इसे समझ लीजिएगा बस आप लोग। क्योंकि हमने जो PDF ही बना रखी है थोड़ा ऐसे ही बनी है। आगे आ जाओ। ओहो, अब हमारा ओपन हो गया। चलो भाई, बुक हमारी खुल गई। बुक भी बना रखी है मैंने कोने पे, कोने पे मैंने बुक भी बना रखी है आप ही के लिए, क्योंकि अब तक जिन बच्चों ने बुक नहीं पढ़ी है, लो मैं तुम्हें बुक भी दे रहा हूँ यहाँ से। ओके जी, आगे आ जाओ अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर कौन सा अब इसके अंदर? 2nd चैप्टर अब आता है। आ जाओ भाई, चलो बड़ा वाला करते हैं इसको। चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इसमें अम्ल, क्षार और लवण आते हैं। अम्ल क्या होते हैं बेटा? एसिड होते हैं, इसके हम अम्ल कहते हैं। अगला क्षार है, अगला क्या हमारे पास लवण है। अम्ल क्या होते हैं? जो टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं।
क्षार क्या होते हैं? तो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे तीखे होते हैं, मिर्ची टाइप के होते हैं। और लवण क्या होते हैं? जिनका निर्माण अम्ल और क्षार के संयोजन से होता है, उन्हें हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लवण कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मस्ती के साथ समझते हैं। अब परिभाषा देख लो, किसकी परिभाषा? अम्ल की परिभाषा, जो बिल्कुल वेरिएबल है, जिसको आपको एग्जैक्ट ऐसी के ऐसी लिखकर आना है। आगे आ जाओ, कर दो स्टार्ट। क्वेश्चन है, अम्ल की परिभाषा दीजिए। ओके, समझो। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। एक परिभाषा तो ये होगी, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। और दूसरी परिभाषा देखो, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, कौन से आयन? H+ आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अम्ल। अम्ल की पहचान कैसे होती है? दूर से देखते ही कैसे पहचानोगे अम्ल है? आ जाओ, जिसके भी स्टार्टिंग में एच दिख रहा होगा आप लोगों को। क्योंकि सर ऐसे भी तो है, इसके बीच में लास्ट में अच्छा बेटा, मैं नॉर्मली अम्ल की बात कर रहा हूँ, ताकि आप दूर से देखते पहचान दो, लो अम्ल है। NaOH को आप अम्ल ना बताओ, क्योंकि वहां पे लास्ट में OH आ रहा, वो बात करूंगा मैं क्षार के अंदर, बेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास H2SO4 आ गया, यहाँ पर भी H है, यानी कि अम्ल आ गया। ये इसके एग्जाम्पल आ गए, जैसे में। अम्ल कैसे? जैसे में। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए, इन्हें आप आसानी से लिख देंगे अम्ल के अंदर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलूं आगे? ओके बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास क्षार की परिभाषा देनी है। कैसी बेटा? क्षार की। क्षार क्या होते हैं समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। जो स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। एक परिभाषा तो ये बनेगी, ये अंतर में भी काम आएगी बेटा, अम्ल क्षार के अंतर में। अब जो क्षार क्या होते हैं? जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन, कौन से बेटा? OH- आयन देते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। आयन देते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं, या क्षार होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? क्या होते हैं वो? क्षार होते हैं। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल देखो बेटा, जैसे जिसके भी लास्ट में OH आ रहा हो, लास्ट में क्या आ रहा हो बेटा? OH जिसके भी आ रहा हो, क्षार है। सोचो ही मत ना, कुछ भी मत सोचो। NaOH, KOH, LiOH, जिसके भी लास्ट में OH आ रहा है वो क्षार है। मौज मस्ती से लिख दो बस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से। इसके बाद आता है इसमें pH मान। पहले एक छोटी सी पॉइंट आपको बता दें, 1 मिनट के लिए अभी रुकिएगा, 1 मिनट कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे बाहर बैठे हैं, मैं इनको थोड़ा सा टाइम बता देता हूँ अभी। ओके, 1 मिनट रुको बेटा। चलो भाई आगे। माफी चाहते हैं, बीच में कुछ टाइम आपका वेस्ट करा, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन के बाहर बैठे हुए, उनको थोड़ा टाइम मुझे बताना था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब पीएच मान की बात आ गई। देखो बेटा, पीएच मान का मतलब एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है बेटा? हमारे पास एक पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में पहले अब आपको लोगों को बता दूं, ये पीएच स्केल होता क्या, इसको पहले आप लोग ध्यान से बिल्कुल समझेंगे। ध्यान से पहले क्या समझेंगे इसको, पीएच स्केल को। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का एक पीएच स्केल हमारे पास होता है, जिसमें वैल्यू जो होते हैं कहाँ से कहाँ तक की होती है बेटा? इसमें वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक यानी स्टार्टिंग में 0 होता है, यहाँ पे क्या आता है बाद में 14 आता है, और बीच में जो आता है बेटा वो क्या आता है? 7 आता है। ये पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक, 14 तक होती है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 होता है बेटा, इनके बीच में 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 तक होता है, आगे 14 भी दे रखा। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें हम एसिड कहते हैं, यानी कि अम्ल कहते हैं। जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उन्हें हम बेस कहते हैं, मतलब क्षार कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइएगा। अब पीएच मान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का पता लगता है, ऐसे मान को पीएच मान कहते हैं। आइएगा, अब इसमें जो लिखा हुआ पहले इसको समझ लेते हैं। किसी विलयन की अम्लीय, अम्ल,
या क्षारीय क्षार। प्रकृति को बताने वाला मान पीएच मान कहलाता है। कौन सा मान? जिसके अंदर किसी विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है, ऐसे मान को पीएच मान कहते हैं। और यह मान 0 से लेके कहाँ तक होता है बेटा? 14 तक। पीएच मान अम्लों का 7 से कम, क्षारों का 7 से ज्यादा। उदासीन या लवणों का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखना। नमक का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उदासीन होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें। इसके बाद आता है, इसके बाद है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा है ये, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला हुआ करता है। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। अब इन दोनों के क्या पूछें? 2 उपयोग बताने, दोनों के 2 उपयोग। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे के क्या उपयोग होंगे समझने की कोशिश करना। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? फूड के अंदर होता है, खाने के अंदर होता है, केक बनाने में इसका यूज होता है। देखते हैं क्या क्या है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होगा? केक बनाने में, अग्निशामक में, यानी कि आग वाले वो कंपोनेंट बनाने में जो आग ना पकड़ सके। ओके बेटा, आगे आ जाओ। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। कहाँ कहाँ होता है उपयोग? कपड़े धोने में। कपड़े धोने वाला सोडा तो कपड़ा धोएगा बेटा। जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता का मतलब है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर हार्ड कंपोनेंट मिले होते हैं, जैसे सपोज दैट एक बहुत बड़ा नाला। ओके जी। अब उसके बराबर में ऐसा घूमता हुआ एक शराबी जा रहा भैया। ओके, अब उसका पैर फिसल कर नाले में गिर गया। नाले में इतनी खतरनाक गंदगी होती है, उसकी गंदगी को यदि उनकी मैडम अब घर पहुंच गई, भाई साहब वो शराबी भाई साहब है, वो ऐसे चल के जा रहे हैं, समझ लो। अभी थोड़ी बता देता हूँ। ये एक यहाँ पे नाला बहुत बड़ा इधर। ओके जी। अब इसके अंदर इतनी खतरनाक गंदगी है बेटा, समझ लो कि ये 50 साल से तो साफ ना हुआ। अब जो भाई साहब ये जा रहे हैं, ये रे भाई साहब ये जा रहे हैं, घूमते झूमते जा रहे हैं। अब दो झूमते झूमते काय में गिर गए? नाला में गिर गए। अब नाले के अंदर गिरेंगे तो गंदगी बड़ी खतरनाक होएगी। अब जब खतरनाक गंदगी होएगी तो कठोर जल होता है उसके अंदर। कौन सा जल होता है बेटा? कठोर जल होता है। अब जब इसके अंदर ये गिर जाएंगे तो अपने भैया गिर गिरा के भैया अपने घर तक पहुंच गए। इनकी मैडम को पता पड़ा, कहाँ है मैडम जी? मैडम जी गिरी इनकी, मोटी ताजी है मैडम तो, ये पी पी के खत्म हुए पड़े हैं। अब ये इनकी मैडम है। अभी ये बात इनकी मैडम को पता पड़ी कि ये भैया नाले में गिर गए। अब इनके कपड़े धो रही हैं, साबुन लगाएंगे तो नहीं साफ होएगी क्योंकि वो कठोर जल है उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या डालेंगे? वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, सरफ डालेंगे। सरफ और साबुन में यही अंतर है कि साबुन कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती है, और सरफ या डिटर्जेंट या वॉशिंग सोडा जो होता है वो कठोर जल के साथ क्रिया कर लेता है। देखो बेटा, कपड़े यानी कपड़े धोने में नंबर सेकंड है जल की कठोरता को दूर करने में। ओके, जिससे क्या बनता है बेटा? वो डिटर्जेंट पाउडर बनता है, इसे आप सरफ के नाम से जानते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है? मस्त है, जिंदाबाद है, मस्त है और जिंदाबाद। इसके बाद आगे आ जाइएगा। मैं टॉपिक निकाल रखे बहुत सारे, इनसे अलग भी। चैप्टर 2 हो गया हमारे पास, अब चैप्टर नंबर 3 आएगा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना बेटा, ये मैंने वो टॉपिक निकाल रखे जो आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है नहीं? और बाकी तो बीच में मैंने चैप्टर जो डाल रखे, इनके चैप्टर को तो मैंने 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाले हैं बस। और बाकी जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया, इसी तो मैं 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाल रखे। बाकी इनके बीच में आपने क्वेश्चन देखे हैं ना, ये वो क्वेश्चन है जो PYQ में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए, पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। अभी उन्हें भी सोल्व करेंगे हम लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर कौन सा आ गया बेटा हमारे पास? अध्याय नंबर आ गया हमारे पास 3 आ गया। बुक भी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है बुक। ओके जी, बुक को हाथ हाथ जोड़ लो भैया। अभी चैप्टर हार्ड ना होना चाहिए बच्चों के लिए, बस बच्चों का नंबर पूरे आ जाने चाहिए। देखो भाई, अध्याय नंबर कौन सा? 3 धातु एवं क्या गया अधातु। धातु क्या होती है? इनमें चमक होती है। अधातु क्या होती है? इनमें चमक नहीं होती है। ओके जी, आइएगा। धातुओं के 2 गुण लिखिए। धातुओं की 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को बतानी है। नंबर फर्स्ट वाली क्या है बेटा? यानी कि अच्छे विद्युत चालक होते हैं, बिजली आसानी से पार हो जाती है बेटा। नंबर सेकंड, पीटे जा सकते हैं, मतलब पीटने के बाद ये पतले हो जाते हैं। ओके, सपोज दैट लोहे का हमारे पास एक रोड है इतनी मोटी। ओके, और वो सामने घन से पीटा 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 पतली होगी फैल के वो, यानी कि इसमें क्या होता है? पिटने की क्षमता होती है। ये बच्चा है कि बच्चा पिट सके, बड़ा थोड़ी पिटेगा।
अरे बच्चे हैं, बच्चे क्या ऐसा मार दिया वो फिर रोता रहेगा, फिर मार दो वो कुछ कहेगा थोड़ी, ऐ करता रहेगा बस वो। तो ऐसे समझ लो कि बच्चे वाला काम कर रहा हो। अब आता है बेटा क्या, ए धातुओं के दो गुण लिखिए। नंबर फर्स्ट है खराब चालक, मतलब आसानी से बिजली पास नहीं होती है इनमें। थोड़ी बहुत होती है नुका सर, थोड़ी बहुत भी कैसे हो जाएगी, क्योंकि बेटा यदि नमी आ गई है धातु के बीच में तो उसके अंदर कुछ है ऐसी टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पार कर दे, कुछ कंडीशन बन जाती है नमी की वजह से, क्योंकि नमी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करती है। भंगुर आते हैं टूट जाते हैं, धातु जो होते हैं। आ गए। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है, क्रियाशीलता में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। जिन तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है, कम क्रियाशीलता वाले तत्वों को वो बाहर निकाल देते हैं। मैं क्रियाशीलता के क्रम में कुछ यहाँ पर एलिमेंट लिख रहा हूँ, कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, देखो कौन कौन से। पोटेशियम, एल्टोजैन लो मैंने कुछ ये लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट। करीना ने कार मांगी एल्टोजैन फरारी, कुछ एलिमेंट लिखे, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट है। करीना ने कार मांगी एल्टोजैन फरारी। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है, पोटेशियम की। सबसे कम किसकी है, एफी की। ओके बेटा, हमने इसको क्रियाशीलता के क्रम में लिख दिया है। यानी कि क्रियाशीलता क्रम का मतलब क्या होता है समझने की आप लोग कोशिश करो। क्रियाशीलता श्रेणी क्या होते समझो, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में ऊपर लिख दिया बेटा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है। यानी करीना ने कार मांगी एल्टोजैन फरारी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। ओके प्यारे बच्चों, ओके बेटा आगे चलें। एल्यूमिनियम से बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन ने कहा एल्यूमिनियम से बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर आसानी से जंग नहीं लगती है बेटा, आसानी से वायु के साथ क्रिया नहीं करते हैं एल्यूमिनियम, इसीलिए बनाए जाते हैं। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बेटा हम लोग कहाँ पर, चैप्टर नंबर 4 पर आ गए। चैप्टर नंबर 4 कहाँ पर बीच, तो जो बीच में हम लोग छोड़ रहे हैं ना बेटा, ये इनके पीवाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बार बार बोल रहा हूँ बेटा ये बात आप लोगों को। ओके जी। अब इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन, चैप्टर नंबर हमारा 4, कार्बन एवं यानी कि उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, कार्बन अनेक यौगिक क्यों बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्योंकि इसमें चतुर्थ वैलेंसी मतलब वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट जो कहते हैं जिसे, और कणीकरण का गुण होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं बेटा, मजबूत टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मजबूत यौगिक बनाते हैं। कैसे मजबूत, मतलब कठोर यौगिक बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, बहुत सारे अधिकांश यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है। ज्यादा क्यों बनाते हैं, क्यों बेटा देखो ध्यान से, ज्यादा कौन सी चीज इस्तेमाल होगी जो कामयाब ज्यादा होगी। चाइनीज माल हमारी इंडिया में ज्यादा क्यों नहीं आया, क्योंकि चाइना का सामान ऐसा है, चाइना का जो माल है यदि कि हमारे इंडिया में यदि आता है तो वो ऐसा चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और कार्बन के अंदर ये गुण नहीं होता, ये फिक्स है कि ये निश्चित है कि आईफोन है चलेगा ही चलेगा। हाँ ओके बेटा आगे आ जाओ। और इसमें 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, चलिए चतुर्थ वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा, 4 बॉन्ड 4 बंद पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों आगे आ जाओ। इसके बाद देखो समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें समान 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 गुण वाले समूह पाए जाते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके जी देखो कैसे समान गुण वाले कैसे कैसे होंगे समझने की आप लोग कोशिश करें। मस्ती में समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। समान गुण होते हैं इनके अंदर, कैसे देखो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल समझने की आप लोग कोशिश करो बेटा। कौन पहले आ गए, मीथेन, क्या आ गया बेटा, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। अगला कौन सा आ गया, इथेन, क्योंकि बेटा इसमें भी एन है इसमें भी एन आ गया। अगला कौन सा आ गया, प्रोपेन, प्रोप एन, इसमें भी एन आ गया।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके लिए आपको IUPAC पढ़नी पड़ेगी। IUPAC आप कैसे पढ़ेंगे? कम ऊपर डाल देंगे बेटा, यानी कि यूट्यूब चैनल पर एल्केन यानी कि IUPAC बाय पिंटू सर। IUPAC बाय पिंटू सर हापुड़ डाल दो तो बेटा सारी वीडियो मेरी आ जाएंगी, वहां से आप लोगों ने देख लीजिएगा। ओके बेटा। अब प्रोपेन क्या होता है समझो ध्यान से। CH3 CH2 और क्या आगा CH3। देखो ध्यान से, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, मतलब समान गुण वाले हैं ये, इसलिए क्या होगा समझातीय के अंदर ये आ गए हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझाते श्रेणी कौन सी होती है? जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक या समान गुण वाले यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें समझातीय श्रेणी कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद दो क्या कह रहा, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का मतलब होता है जिससे पेट्रोल बनाया जाता है, ईंधन बनाया जाता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बड़ा ध्यान से, CH3 CH2 OH जो होता है ये इथेनॉल होता है। तो कार्बनों का नाम क्या होगा? ईथ। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होगा? इन। OH का नाम क्या होगा? ऑल। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये इथेनॉल बन गया है। तो अल्टीमेट C2H5OH भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसका यूज कहाँ होता है? दारू बनाने में नंबर पहला पॉइंट शराब बनाने में, नंबर सेकंड पेट्रोल बनाने में, फ्यूल बनाने में, ईंधन बनाने में। देखते हैं क्या होता है। एथेनॉल एक अल्कोहल होता है, ओके जी, जिसका उपयोग ईंधन और विलायक के रूप में करते हैं। विलायक का मतलब किसी पदार्थ में घोल के नया पदार्थ बनाना, जैसे पेट्रोल। ओके, ईंधन और विलायक के रूप में करते हैं। क्लियर बेटा? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मीथेन के दो उपयोग दीजिए। किसके उपयोग देने हैं बेटा? मीथेन के दो उपयोग दीजिए। मीथेन का मतलब क्या होता है? CH4 होता है बेटा, जिसे हम चतुष्फलकीय टेट्रावैलेंट के नाम से जानते हैं। यानी CH4 टेट्रावैलेंट क्या होता है बेटा? इसमें कार्बन के चारों तरफ चार बंद पाए जाते हैं, उसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, जो वर्ड अभी पीछे भी पूछा गया था। ओके बच्चों, अब देखिएगा इसका यूज कहाँ होता है बेटा, समझते हैं। जो मीथेन होता है बेटा इसे बायोगैस भी कहते हैं। इस ये अगर जो आप CH4 मीथेन की स्मेल सूंघना चाहें, स्मेल बहुत गंदी होती है। जो गोबर के अंदर जो स्मेल आती है वो काय की स्मेल होती है बेटा? मीथेन की होती है। गोबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा सभी बच्चों ने। ओके, पहला पॉइंट क्या है? ईंधन के रूप में। किसके रूप में बेटा? ईंधन के रूप में। ईंधन बनता, गैस बनती है इससे बेटा। नेक्स्ट है इसे हाइड्रोजन गैस बनाने में। कौन सी गैस बनाने में? हाइड्रोजन गैस बनाने में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चार चैप्टर हैं, चारों के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आ गया हूं, जो मैंने सोल्व भी करा दिए। अभी सुनो बेटा, मैंने ओनली वो क्वेश्चन सोल्व कराए हैं अभी आप लोगों को जो चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अभी इनमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड में आ गए हैं वो क्वेश्चन अभी आप लोगों को सोल्व नहीं कराए हैं। बताना क्लास कितने मिनट की होगी जी? क्लास कितने मिनट की होगी? क्लास अभी लगभग हमारी 30 मिनट के आसपास से क्लास हमारी हुई है बेटा। इस 30 मिनट की क्लास के अंदर चारों चैप्टर में डिस्कस कर दिए, पर अभी हमने वो क्वेश्चन नहीं कराए जो इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में। ओके, इसके अंदर से कंप्लीट मत रुको, जितने क्वेश्चन कराए PYQ में तो आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में तो आए हुए, पर सारे क्वेश्चन PYQ में नहीं आए हुए हैं। इसके लिए जो मैंने बीच बीच में मत देख रहे थे ना अभी बेटा, जब हमने देखे, जैसे कहाँ दिखा दो पहले आप लोगों को, जैसे अभी हमारा ये नहीं हुआ किडवान एस्टिकरण अभिक्रिया और सोपिनीकरण साबुनीकरण, और ये नहीं हुए अभी हमारे, ये हमारे PYQ में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पुराने क्वेश्चनों में आए हुए हैं, पुराने पेपरों में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, नई क्लास लेकर आ रहे हैं। 30 मिनट की क्लास के अंदर चारों चैप्टर हमने डिस्कस कर दिए। अब के 25-30 मिनट की क्लास और लेकर आऊंगा बेटा, उसमें इनसे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और एग्जैक्ट जो रखे मिलेंगे, एग्जैक्ट बोर्ड में बिल्कुल एग्जैक्ट जो रखे मिलेंगे, इसके लिए मेरी एक 30 मिनट की केमिस्ट्री क्लास और आपके सामने आने वाली है। यानी कि 30 मिनट मतलब 60 मिनट के आसपास हम पूरी केमिस्ट्री यानी कि 10th क्लास की खत्म कर देंगे। सभी बच्चे इस क्लास को देखिएगा। यदि वो क्लास आपको चाहिए, क्लास 10th की वो क्लास आपको चाहिए कि सर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन रखे मिल जाए स्कूल यानी कि बोर्ड एग्जाम में जाकर, तो बेटा उसके लिए प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, आज नाइट में, आज रात में बेटा मैं कुछ PYQ क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने, और बाकी सारे क्वेश्चन निकाल के आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वो क्लास भी लगभग 30 मिनट के आसपास होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, बायोलॉजी की क्लास में खुद लूंगा और फिजिक्स के हमारे सर आएंगे बेटा। ओके प्यारे बच्चों,
फिजिक्स के डिफरेंट टीचर आएंगे, हो सकता है कि बायोलॉजी की एक मैम है वो पढ़ाएं आके यहाँ पे शायद। ओके, फिर भी बायोलॉजी के कोई क्वेश्चन सेलेक्टेड है आने वाले जो है, गारंटी से कह रहा हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों क्वेश्चन मैं बाहर नहीं होने दूंगा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास में स्पेशल लेकर आया हूँ, तो सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि ये सब बच्चों की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। सब बच्चे प्लीज कमेंट में बताएंगे कैसा लगा आपको पढ़ के। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों यदि उस क्लास को आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो कमेंट में डालिएगा सर प्लीज जल्दी क्लास डाल दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ज्यादा मैं जल्दी लेकर उन क्लास को आने वाला हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। ओके।